बच्चों, आप सभी ने क्रिसमस ट्री का नाम तो सुना होगा, राइट? क्रिसमस ट्री देखा भी होगा। तो कभी आपने ये सोचा है कि ये क्रिसमस ट्री की जो लीव्स होती हैं वो इस तरह से शार्प क्यों होती हैं या पॉइंटेड तरीके की क्यों होती हैं? बाकी जो नॉर्मल हमारे प्लांट्स होते हैं, चाहे वो मैंगो ट्री हो, गुआवा का ट्री हो, कोई भी ट्री हो, तो उन सब की लीव्स तो ऐसी नहीं होती हैं। फिर इन लीव्स में चेंजेस क्यों होते हैं, ऐसा आपने कभी सोचा है? तो चलिए आज वो जो क्रिसमस ट्री है उसके बारे में हम पूरे तरीके से जान लेते हैं कि ये क्रिसमस ट्री ऐसा क्यों है, ये किस कैटेगरी में आता है, इसका क्या डिवीज़न है। क्योंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो बिग बायोलॉजी के बच्चे को इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आना चाहिए, ये क्वेरीज दिमाग में आनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने के लिए आपके अंदर एक क्या होनी चाहिए बेटा? क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, है ना। चलिए तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जिम्नोस्पर्म्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो रेगुलर लाइव क्लासेस हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पे चल रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियोस को शेयर करिए। जो भी सजेशंस हो, डाउट्स हो, वो सभी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स क्या है? जिम्नोस्पर्म्स आर बेसिकली फ्लावरलेस प्लांट्स बट सीड बियरिंग प्लांट्स। ये फ्लावरलेस होते हैं बट इनके पास में क्या होती है? सीड होती है। सो जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स इन विच ओव्यूल इज नॉट एनक्लोज्ड विद इन द ओवरी वॉल, दे आर नेकेड। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। जिम्नो, स्पर्म, नेकेड, सीड। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो जिम्नोस्पर्म में जो सीड होती है वो आपको बाहर से विजिबल होती है। ठीक है, कुछ चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो इसके ये जो होते हैं, दिस डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट्स आर मोस्टली टैप रूट्स, दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, एंड सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट, दे आर नेकेड। ये कहाँ पाए जाते हैं तो ये देख लेते हैं। दे आर फाउंड इन कोल्डर रीजन्स वेयर स्नोफॉल अकर्स। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये कोल्डर रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पे स्नोफॉल होता है, जहाँ पे क्या होता है? बर्फ़ गिर रही होती है। इसका मतलब क्या है? ये ज़ीरोफिटिक कंडीशंस में पाए जाते हैं। इनका जो मोस्ट ऑफ द अडेप्टेशन है वो कहाँ पाए जाते हैं? ज़ीरोफिटिक कंडीशन में। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैंने ये कहा कि ये जो ज़ीरोफिटिक कंडीशंस में पाए जाते हैं, इसका मतलब है कि ये ऑब्वियसली कोल्ड रीजन्स में पाए जाते हैं, बट साथ ही साथ में ये और कहाँ पाए जाते हैं? ये डेजर्ट्स में भी पाए जाते हैं। मतलब दोनों जो एक्सट्रीम कंडीशंस है, एक बहुत कोल्ड एक बहुत हॉट, इन दोनों कंडीशंस में जिम्नोस्पर्म्स जो है वो पाए जाएंगे। ये चीज़ क्लियर होगी आप सभी को। अब एक चीज़ देख लेते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि इन प्लांट्स की, इन ट्रीज़ की लीव्स जो हैं वो शार्प क्यों होती हैं। तो इस चीज़ का आंसर मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ, जिससे कि जो जब स्नोफॉल होता है और उनकी लीव्स शार्प होती हैं तो ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर की कमी हो जाएगी। स्नो से उन्हें वाटर नहीं मिलता है। ठीक है, ये चीज़ मत सोचना कि अरे स्नो है पिघल के तो पानी ही बनेगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। तो उस कंडीशन को अडेप्ट करने के लिए, ट्रांसपिरेशन को स्लो करने के लिए उनकी लीव्स जो होती हैं वो शार्प होती हैं, निडल शेप्ड उनकी लीव्स होती हैं। साथ ही साथ में एक और पॉइंट, इनकी लीव्स जो होती हैं स्लांटेड फॉर्म में होती हैं और इतनी ज़्यादा पतली होती है जिससे कि जो स्नो है उन पर डिपॉजिट ना हो पाए, वो स्मूथली वहाँ से निकल जाए, उन प्लांट्स के ऊपर डिपॉजिट होकर उसे कंप्रेस ना करे। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ एक आपको पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव ऑयल ड्यू टू विच इंसेक्ट्स कैन नॉट अटैक दैम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके पास में ऑयल होता है जिससे कि इंसेक्ट इन पर अटैक ना कर पाए। जो इंसेक्ट्स या बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पूरा डिके कर देते हैं, तो इनके पास में ग्रीसी सब्सटेंस होता है, ऑयल होता है इनके सरफेस के ऊपर, जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया इन पर अटैक नहीं कर पाता है। ठीक है, they are not differentiated into ovary, style and stigma.
सिंस स्टिग्मा इज एब्सेंट दे आर पॉलिनेटेड डायरेक्टली बाय विंड। ठीक है, स्टिग्मा एब्सेंट होता है इसलिए दे आर डायरेक्टली पॉलिनेटेड बाय विंड्स। नाउ दे फॉर्म कोन विथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। अब मैं एक चीज़ बताऊं, इनमें बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कोन बनता है। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, इस इमेज में आपको जो कोन दिख रही है, ये बच्चों जो कोन है, ये इमेज जो है वो रियल इमेज है। ठीक है, ये रियल इमेज है और ये जो कोन है ना, ये वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड वो मेरे लिए लेकर आई थी गिफ्ट देने के लिए। एक जगह शी वेंट टू अ प्लेस, घूमने के लिए गई थी वो वहाँ पर, वहाँ से वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी। दैट मीन्स ठंड वाली जो जगह होती है, कोल्डर रीजन्स जो होते हैं, वहाँ पर ये कोन्स जो हैं वो एज अ डेकोरेटिव मटेरियल, एज अ डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स ये वहाँ पे बेची जाती हैं। तो वो वहाँ से मेरे लिए ये बहुत प्यारा सा जो गिफ्ट है, बहुत सुंदर लगता है ये देखने में, ये लेकर आई थी। चलिए, तो इनके पास में क्या होते हैं, कोन्स होते हैं एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। These have vascular tissues which help in transpiration of nutrition. Xylem और phloem होता है इनके पास में, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, xylem does not have vessels and phloem does not have companion cells and sieve tubes. ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हमने पूरा एवोल्यूशन के तरीके में पढ़ा कि एल्गी जो कि पानी के अंदर पाया जाता था, ब्रायोफाइटा जो कि पानी के आसपास ही पाया जाता था, टेरिडोफाइट्स भी, इन्हें भी मॉइस्चर चाहिए होता था, उनसे इवॉल्व होके आए आपके क्या, जिम्नोस्पर्म्स। इनके पास में सीड्स होती हैं। तो जो सीड की स्टेज स्टार्ट हुई है तो वो प्राइमरीली जो प्रिकरिंग स्टेज होता है, प्रिकरिंग स्टेज कौन सा था आपका, टेरिडोफाइटा, उससे इवॉल्व हुआ आपका जिम्नोस्पर्म, जिसमें आपको सबसे पहले सीड देखने को मिला। ठीक है, तो इनमें सीड था, कोन प्रेजेंट था, उनमें जो ओवरी होता है, जो इनकी सीड होती है वो नेकेड होती है, विजिबल होती हैं आपकी नेकेड आईज से। ठीक है, अब इसके बाद में जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो जीरोफिटिक कंडीशन एज वेल एज डेजर्ट्स में, दोनों जगह पे कंडीशंस में पाए जाते हैं। इनके पास में जाइलम एंड फ्लोएम होता है, बट जाइलम के पास में क्या एब्सेंट होता है, वेसल्स एब्सेंट होते हैं, और फ्लोएम के पास में कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब ये एब्सेंट होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये पढ़े हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। इसके बाद में हम क्लासेस देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन जो है जो जिम्नोस्पर्म का उसको देख लेते हैं। इसकी भी 4 क्लासेस है, साइकेडोफाइट, जिंकोफाइटा, पाइनोफाइटा एंड जीनोफाइटा। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ये 4 क्लासेस हो गई। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स के। तो इसमें एग्जाम्पल्स में कॉनीफेरोप्सिडा, कॉनीफेरोप्सिडा में जो एग्जाम्पल्स आते हैं दैट आर पाइनस, फर, रेडवुड, सिडार, जूनिपर्स एंड थूजा। अब देखिए बच्चों, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें इसमें, जैसे कि रेडवुड, रेडवुड जो होता है वो टॉलेस्ट प्लांट है, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। ये इनकी हाइट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स आर दी रेडवुड। रेडवुड में भी एक स्पेशल एग्जाम्पल आता है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। नेक्स्ट आता है नेटोप्सिडा, नेटम एंड वेल्विस्चिया। ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए आपके नेटोप्सिडा के। इसके बाद में जो आता है एग्जाम्पल वो है साइकोप्सिडा। इसका एग्जाम्पल है ज़ैमिया पिग्मेशिया एंड साइकस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, क्लासेस थे, डिविजन्स थे किसके, जिम्नोस्पर्म्स के। इन जिम्नोस्पर्म्स को याद करने की ट्रिक जो रहेगी वो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी कि आपको इनके एग्जाम्पल्स कैसे याद रखने हैं। इनकी ट्रिक्स जो रहेंगी वो आपको बहुत जल्दी इसका वीडियो मिलेगा। इसीलिए जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। आपको जो भी डाउट होता है वो आप पूछ सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताई गई है, कोरोलॉइड रूट और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनकी जो रूट होती है वो कोरोलॉइड रूट होती है। कोरोलॉइड रूट का क्या मतलब है, दीज रूट्स आर मच ब्रांच्ड superficial and are called coralloid root because in cycas the roots have cyanobacteria like nostoc and anabaena। ठीक है, तो एनाबेना और नॉस्टॉक जैसे बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो इसके रूट्स में रहते हैं, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है कोरोलॉइड रूट। फिर एक और चीज़ आती है माइकोराइजा। माइकोराइजा भी हमने देखा था कि जब फंगस जो होता है रूट के साथ में एसोसिएशन बनाता है, रूट के साथ में रहता है, तो उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं।
तो ये एक चीज़ जो है जिम्नोस्पर्म्स में पाई जाती है। कोरोलॉइड रूट और माइकोराइजा दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है उसका नाम है सिक्योया। ये अमेरिका कैलिफोर्निया में पाया जाता है। ये आपको इंडिया में नहीं देखने मिलेगा, ये अमेरिका में देखने मिलता है। ये लार्जेस्ट टॉलेस्ट जो है जिम्नोस्पर्म है। इसका आप इमेज यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा हाइट में कितना ज़्यादा लार्ज होता है। 100 मीटर हाइट से ज़्यादा इसकी हाइट हो सकती है। साइकस और जिंको बिलोबा, ये जो दो स्पीशीज़ हैं वो लिविंग फॉसिल कहलाती हैं। लिविंग फॉसिल का मतलब होता है कि ये काफ़ी एंशियंट टाइम से हैं और अभी तक आपको लिविंग फॉर्म में देखने मिल रही हैं। तो ये क्या है, लिविंग फॉसिल हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। इसके बाद में अब हम थोड़ा रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें बेसिकली स्पोरोफाइलस का फॉर्मेशन होता है। हमें पता है एट मेच्योरिटी सर्टेन लीव्स गेट मॉडिफाइड इनटू स्पोरोफाइलस एंड स्पोरोफाइलस आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इनटू कोन्स और स्ट्रॉबी। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो स्पोरोफाइलस होता है वो लीफ के ऊपर नहीं होता है, इनमें कोन्स और स्ट्रॉबीज का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये जो कोन बनी हुई है ये कोन और स्ट्रॉबी का फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। Gymnosperms are heterospores and produce smaller microspore and larger megaspore। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोफाइल जो है वो है आपका मेल कोन, मेगास्पोरोफाइल जो है वो है आपका फीमेल कोन। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दोनों के डायग्राम दिख रहे होंगे, मेगास्पोरोफाइल और माइक्रोस्पोरोफाइल, मेल कोन और फीमेल कोन। इन दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म को हम एक बार देख लेते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म किस तरह से होती है। सबसे पहले मैच्योर स्पोरोफाइट है। मैच्योर स्पोरोफाइट के पास में मेल कोन है, फीमेल कोन है। मेल कोन विल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स एंड फीमेल कोन विल प्रोड्यूस मेगास्पोर्स। meiosis happens here. Then megaspore have ovary, microspore will produce pollens. Now the pollination will occur and the pollens will enter into the ovary and there will be process of fertilization. After fertilization, zygote will be produced within the cone scale. Now this zygote undergoes mitosis and embryo is formed inside the seed. Again mitosis happens and young sporophyte in 2n generation is formed and the same process is repeated again, that is mature sporophyte and again female cone and male cone। तो ये पूरी लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म को हमने इस तरह से देख लिया। चलिए, तो आखिरी में हमें क्या देखना है, इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस साथ में इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो जल्दी से इस पर भी नज़र डाल लेते हैं हम कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में। ये इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, इन प्लाईवुड मेकिंग, एज अ सोर्स ऑफ फूड हो सकता है, मेडिसिनल जिम्नोस्पर्म्स भी होते हैं, साथ ही साथ में क्रिसमस ट्री के फॉर्म में भी इसे यूज़ किया जाता है। अब हम इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। तो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट इज इन सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इकोसिस्टम्स आर लार्जली क्रिएटेड बाय कॉनिफर्स। Second, creation of acidic soil by gymnosperm, and this acidic soil is preferred by some of the acidophiles. Acidophiles are those animals which prefer acidic areas to live. After that, in symbiotic relationship of gymnosperms like nostoc and mycoplasma, and the last one is carbon dioxide reduction. So here we have completed our topic, that is gymnosperms। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। आगे जो एक और टॉपिक इसमें बचता है इस चैप्टर में वो है एंजियोस्पर्म्स, जो कि मैं एक अलग सीरीज में आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगी। जो पुराने पार्ट्स है दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ जाके अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वहाँ से आप लिंक से सारे के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरीके से आपको सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स की क्लासेस विद देयर एग्जांपल्स याद करने हैं। पुरानी ट्रिक्स जो आपने नहीं देखी हो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए फटाफट से वो देखिए और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में अगले वीडियो में।
See you soon. Bye bye students.